हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो बेसिकली नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। आज चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बहुत ही जबरदस्त, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्लास 12th का चैप्टर नंबर 9। फाइन, तो लिखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और जैसे कि हर चैप्टर के शुरुआत में मैं बोलता हूं, जब जागो तभी सवेरा। जिसने अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया भाई, आज कर लीजिए स्टार्ट, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन करेंगे, बिकॉज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का शुरू का लेक्चर काफी इंट्रोडक्टरी है। बिकॉज सबसे पहला फंडा हमारे पास, जो सबसे पहला क्वेश्चन राइज होता है, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है। फाइन, तो बड़ी सिंपल सी बात है, द कंपाउंड that contains coordination bond typically between central metal atom and a group of atoms। फाइन, सो बेसिकली यार थोड़ा सा अजीब सा डेफिनेशन है, धीरे धीरे करके ध्यान देंगे, पूरे लेक्चर में समझ आ जाएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है, ठीक है ना। एंड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड किस किस के बीच में होता है? इट इज टिपिकली बिटवीन अ सेंट्रल मेटल एटम एंड अ ग्रुप ऑफ एटम्स। यानी कि एक पर्टिकुलर कोई मॉलिक्यूल या एक ग्रुप ऑफ एटम्स का मिलाकर एक आयन बना हुआ है, जो कि आपको बेसिकली किसी सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेटली कनेक्ट करेगा। उस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट कंपाउंड। एंड उस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहाँ कईयों का देखो, वैसे तो हमने क्लास 11th में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, ठीक है ना। स्टिल कईयों का डाउट रह जाता है कि सर हमें तो नहीं क्लियर है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, तो मैं इसको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ बॉन्ड between Lewis acid and Lewis base। फाइन, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड लुईस एसिड और लुईस बेस के बीच का बॉन्ड है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन पे क्वेश्चन बनते जा रहे हैं, सर हमें लुईस एसिड नहीं पता। हालांकि लुईस एसिड एंड बेसिस भी क्लास 11th में चैप्टर नंबर 7 में इक्विलिब्रियम में, जब हमने आयनिक इक्विलिब्रियम का पार्ट शुरू किया था, उससे पहले ये बात क्लियर कर ली थी कि लुईस एसिड एंड बेस क्या होता है। पर मैं पूरा का पूरा आज के लेक्चर में डिटेल लेके चल रहा हूं। हम पहले पढ़ेंगे लुईस एसिड और बेसिस क्या होते हैं, देन इसके बीच में बॉन्ड कैसे बनता है, किस तरीके का वो बॉन्ड है, एंड देन वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहलाएगा। एंड देन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड सेंट्रल मेटल एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स का ये क्या लफड़ा है, और वो कैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन रहा है, इस चीज को पूरा ब्रीफली करेंगे। विल स्टार्ट विद लुईस एसिड एंड लुईस बेस। सारी चीज को एक्सप्लेन तरीके से करेंगे, बिकॉज आई नो काफी लोगों का डाउट होता है लुईस एसिड बेस कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के अंदर। तो ये सारी चीजों को डिटेल में करके देन वी विल स्टार्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्लियर? लेट्स हैव इट, द लुईस एसिड एंड लुईस बेस। यस, लुईस एसिड एंड लुईस बेस, यानी कि दैट कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सके, यानी कि कह सकता हूं इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है ये। क्लियर? एंड दिस इज विच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। फाइन, एग्जांपल से करके देखते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ AlCl3 एंड हियर इज एन एग्जांपल ऑफ NH3। फाइन,
अगर हम इसको बनाएं, एल्यूमिनियम को बनाएं, तो एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड हमने 3 क्लोरीन बना दिए इसके आजू बाजू। क्लोरीन के बाहर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हर क्लोरीन के बाहर 7 इलेक्ट्रॉन हैं, ये हमने बना दिए हैं। तो अल्टीमेटली एक बॉन्ड बन गया है क्लोरीन और एल्यूमिनियम के बीच में, ये एक बॉन्ड बन गया है क्लोरीन और एल्यूमिनियम के बीच में, एंड ये एक बॉन्ड बन गया है क्लोरीन और एल्यूमिनियम के बीच में। अल्टीमेटली एल्यूमिनियम के अराउंड अगर हम देखें कितने इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, एल्यूमिनियम के अराउंड टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। अगर NH3 में देखें हम, नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन है 2,5, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 5, तो ये टोटल हमने 7 इलेक्ट्रॉन्स में से जो बाहर के शेल में 5 हैं वो हमने बना दिए यहाँ पे। हाइड्रोजन बना दिया है यहाँ पे, ये बना दिया है यहाँ पे, ये बना दिया है। कोई दिक्कत? फाइन। इसका मतलब इसके पास ये एक लोन पेयर अवेलेबल है डोनेट करने के लिए। इसके पास एक लोन पेयर पड़ा है डोनेट करने के लिए, एंड इसके पास लेट्स चेक एल्यूमिनियम को थोड़ा चेक करते हैं। देखिए एल्यूमिनियम 13 है, फाइन, दिस इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, क्लियर? कोई दिक्कत? बिल्कुल बाहर वाले शेल को बनाते हैं। ये मैंने s के 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए और ये p का 1 बना दिया। दिस इज ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। इतना तो हमने केमिकल बॉन्डिंग के अंदर कर रखा है। ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है। किसी को भी बॉन्ड बनाना है तो वो कहां बनाएगा? एक्साइटेड स्टेट में बनाएगा। किसी को बॉन्ड बनाना है तो वो कहां बनाएगा? एक्साइटेड स्टेट में बनाएगा। तो एक्साइटेड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन आगे चला गया, कोई दिक्कत? तो ये खाली पड़ा है ना, ये एक ऑर्बिटल खाली पड़ा है, यानी कि एल्यूमिनियम के पास एक स्पेस क्या है? खाली पड़ा है। एंड इसके पास लोन पेयर पड़ा है डोनेट करने के लिए। इसके पास लोन पेयर लेने की जगह है। इसके पास लोन पेयर डोनेट करने के लिए पड़ा है, इसके पास लोन पेयर देने की जगह है। इसका मतलब दिस इज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, जिसके पास खाली ऑर्बिटल है। एल्यूमिनियम के पास एक खाली जगह पड़ी है सो दैट वो एक लोन पेयर ले सके, एंड अमोनिया के पास एक लोन पेयर पड़ा है ताकि वो ये लोन पेयर दे सके। देखो ऐसे हमारे पास लुईस बेसिस में और बहुत सारे एग्जांपल बन जाते हैं। H2O अगर हम देखें, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर है, देना एक ही है पर इट कैन डोनेट इट्स लोन पेयर। अगर हम देखें यहाँ पे और एग्जांपल भी बन जाते हैं, Cn-, ठीक है ना, तो ये एक तरीके से माइनस डोनेट कर सकता है अपना, ये अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है, ठीक है ना। यहाँ बोरोन के पास खाली ऑर्बिटल है। हर वो बंदा जिसके पास खाली ऑर्बिटल है कैन एक्ट एज लुईस एसिड। हर वो बंदा जिसके पास खाली ऑर्बिटल है, ठीक है ना, एंड हर वो बंदा जिसके पास डोनेट करने के लिए लोन पेयर है, वो क्या है? लुईस बेस, ठीक है ना। यानी कि इसके पास क्या चाहिए? एम्प्टी ऑर्बिटल, एंड इसके पास क्या चाहिए? लोन पेयर। यानी कि एम्प्टी ऑर्बिटल एंड लोन पेयर के बीच में बना हुआ बॉन्ड क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। इज दैट थिंग क्लियर? देखिए आज तक आपने 3 तरीके के बॉन्ड पढ़े होंगे। ए अगर बी को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दे तो आपने पढ़ा होगा इसे आयनिक। अगर ए बी के साथ शेयरिंग कर ले आपने इसे पढ़ा होगा कोवलेंट। एंड ये आज की डेट में तीसरी कैटेगरी है। अगर ए के पास लोन पेयर है और बी के पास खाली ऑर्बिटल है, ये इसके साथ बॉन्ड बना ले तो इसे क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। समझिए इस चीज,
लुईस एसिड वो चीज है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, लुईस बेस है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। देखो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल पड़ा है, जिसके पास लोन पेयर है वो अपना लोन पेयर दे सकता है, इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है, एंड जिसके पास खाली ऑर्बिटल है वो अपना लोन पेयर ले सकता है। बड़ी सिंपल सी बात है। एक और बात देखिए, एल्यूमिनियम के पास यहाँ पे एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, टोटल 3 बॉन्ड बने, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 बने हैं। ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ, ये गरीब आदमी है भाई, 6 इलेक्ट्रॉन हुए हैं इसके आउटर मोस्ट शेल में, ये गरीब आदमी है, 2 इलेक्ट्रॉन्स और ले सकता है। एंड अगर हम देखें अमोनिया के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे हैं, यहाँ कोई गरीबी नहीं है, ये डोनेट कर सकता है, यहाँ खूब गरीबी है। एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हुए हैं, 8 पूरे नहीं हुए, ये बंदा लेना चाहता है, एंड लेने के लिए इसके पास खाली ऑर्बिटल भी है तो ये लेगा। तो इस तरीके के बॉन्ड को, जिसमें एक बंदा अपना लोन पेयर दे रहा होता है, दूसरे बंदे के पास खाली ऑर्बिटल होता है, इस तरीके का ये जो रिश्ता बनता है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एंड ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोई दिक्कत? कुछ एग्जांपल्स है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, हम लोग ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड को समझते हैं। लेट्स हैव इट। तो कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, बेसिकली K4FeCN6 CONH3 6 Cl3 COH2O 6 Cl3। सो ये बेसिकली यार सारे के सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एग्जांपल हैं, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यार बड़ा सिंपल सा बंदा है, ये जो सेंट्रल मेटल एटम है, दिस इज एक्टिंग एज लुईस एसिड। ये बंदा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, एंड ये जो है Cn माइनस, यानी कि ये है लुईस बेस, इलेक्ट्रॉन डोनर। क्लियर? सिमिलरली यहां पे ये लुईस एसिड है, एंड यहां पे NH3 जो है वो एज अ लुईस बेस काम कर रहा है, एंड यहां पे कोबाल्ट क्या है? लुईस एसिड, एंड पानी क्या है? लुईस बेस। कोई भी दिक्कत? फाइन। सो यहां पे हमारी डेफिनेशन प्रूव होती है जो हमने लिखी थी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है? एक ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है टिपिकली बिटवीन अ सेंट्रल मेटल एटम, यहां पे ये सेंट्रल मेटल एटम है, एंड अ ग्रुप ऑफ एटम्स के बीच में, ठीक है ना। ग्रुप ऑफ एटम्स, यहाँ पे Cn माइनस है, यहाँ NH3 है, एंड यहाँ पानी है, और उसमें हमने बात करी कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जो है वो लुईस एसिड और बेस के बीच में बना हुआ बॉन्ड है। ये लुईस एसिड रहा, ये बेस रहा, ये एसिड है, ये बेस रहा, ये एसिड है, ये बेस रहा। अल्टीमेटली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज अ कंपाउंड जिसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है टिपिकली बिटवीन अ मेटल एटम एंड अ ग्रुप ऑफ एटम्स, अ बंच ऑफ एटम्स, अ ग्रुप ऑफ एटम्स, जिसको मॉलिक्यूल्स कहा जा सकता है, आयंस कहा जा सकता है, कैसे भी कह सकते हैं हम। क्लियर? कोई दिक्कत? तो अब हम इस बेसिकली कंपाउंड को समझते हैं कि इस कंपाउंड में क्या खास बात है, एंड इस कंपाउंड को थोड़ा सा समझने के लिए हमें इसका एक डिफरेंस पढ़ने की जरूरत है कि ये कुछ मिक्स्ड सॉल्ट जैसा नहीं लग रहा। देखो शायद आपको लग रहा हो, पर एक्चुअली में ये मिक्स्ड सॉल्ट नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले इसको हमें ये समझना पड़ेगा कि व्हाई दिस कंपाउंड इज डिफरेंट फ्रॉम मिक्स्ड सॉल्ट। लेट्स हैव इट। सो डिफरेंस बनाता हूं मैं, डिफरेंस बिटवीन सिंपल सॉल्ट, डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, या इसको भी आप कोऑर्डिनेशन सॉल्ट से लिख लीजिए समझने के लिए, ठीक है ना। फाइन। सो तीनों के बीच में डिफरेंस बनाते हैं। वेरी फर्स्ट इज सिंपल सॉल्ट, देखिए सिंपल सॉल्ट यानी कि बड़ा सिंपल सी बात है, नॉर्मल की बात कर रहा है, नॉर्मल सॉल्ट, ठीक है ना, जिसका बहुत सिंपल एग्जांपल होता है NaCl, ठीक है ना।
नॉर्मल का यार यहां मतलब है जिसमें एक केटाइन है एंड एक ही एनायन। आपको पता है आपने इसको पानी में डाला तो ये क्या बन जाएगा, Na+ बन जाएगा, Cl- बन जाएगा। इजंट इट? बेसिकली नॉर्मल सॉल्ट से या सिंपल सॉल्ट से हमारा मतलब है जिसके अंदर एक केटाइन और एक एनायन है। जैसे NaCl है, उसको पानी में डाला आपने, Na+ और Cl- बन जाएगा, आयन बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज बड़ी सिंपल सी बात होती है, सॉल्ट पानी के अंदर जाके क्या हो जाना है, डिसोसिएट हो जाना अपने आयन में, जो हो जाएगा। फाइन। डबल सॉल्ट, देखिए डबल सॉल्ट बेसिकली नाम से क्लियर है, दो सॉल्ट है, ठीक है। जैसे बहुत ही ज्यादा कॉमन एग्जांपल है जिसको हम बहुत ही ज्यादा सुनते हैं, दैट इज मोहर सॉल्ट, FeSO4.NH4 ट्वाइस SO4.6 वाटर, ठीक है ना। तो दो सॉल्ट है इसके अंदर। बहुत ही आसान लैंग्वेज में अगर मैं कहूं, डबल सॉल्ट मतलब टू सिंपल सॉल्ट्स, ठीक है ना। मतलब डबल सॉल्ट का मतलब क्या है, टू सिंपल सॉल्ट, एंड इसको ही मिक्स्ड सॉल्ट्स बोला जाता है। यार आपने एक सॉल्ट दिया, दूसरा सॉल्ट दिया, दोनों को मिक्स कर लिया, उनके बीच में बॉन्ड तो है ही नहीं है। अरे उनके, यार बड़ी सिंपल सी बात है, तुमने चीनी ली, मिट्टी ली, दोनों को मिक्स कर दिया, रिश्ता बन गया क्या? चीनी और मिट्टी के बीच में रिश्ता बन गया क्या? अरे नहीं, वो आज भी एक दूसरे से उतनी ही नफरत करते हैं, या आज भी उन दोनों के बीच में उतना ही प्यार है जितना पहले था। अल्टीमेटली चीनी और पानी को, या सॉरी चीनी और मिट्टी को, दोनों को मिक्स करने से उनके बीच में कोई नया बॉन्ड नहीं बनने वाला। वैसे ही आपने एक ये सॉल्ट लिया FeSO4, ठीक है ना, और एक क्या ले लिया, अमोनियम सल्फेट NH4 ट्वाइस SO4 ले लिया, आपने इन दोनों को मिक्स किया, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है ना। ये ग्रीन कलर का होता है, ये व्हाइट कलर का होता है, दोनों को मिक्स कर दोगे लाइट ग्रीन सा कलर बन जाता है आपके पास, शेडेड सा लाइट ग्रीन सा कलर बन जाता है, दैट इज नोन एज मोहर सॉल्ट। पर मुद्दे की बात ये है कि जब आपने इसको पानी में डाला, जब आपने इसको पानी में डाला तो क्या होगा, होगा ये कि ये Fe+2 के आयन भी देगा, NH4+ के आयन भी देगा, एंड सल्फेट के आयन भी देगा। इसका एक आयन आएगा, इसके दो आएंगे, एंड इसके भी दो आ जाएंगे। मतलब अल्टीमेटली सारे का सारा टूट जाएगा। टूटना ही है भाई, क्यों? अरे दो सिंपल सिंपल सॉल्ट ही तो हैं, मिक्स करने से उनके बीच में कोई नया बॉन्ड तो बना नहीं है। जब कोई नया बॉन्ड ही नहीं बना तो फिर तो वो जैसे पहले डिसोसिएट हो रहे थे, अगर सिर्फ FeSO4 डाला होता पानी के अंदर तो क्या होता, क्या होता बताओ, Fe+2 में टूटता और सल्फेट में टूट जाता। अब कल्ला अमोनियम सॉल्ट डालते तो क्या होता, अमोनियम अलग टूटता, सल्फेट अलग टूटता। अब आपने दोनों डाल दिए तो क्या होगा, अब भाई दोनों टूट जाएंगे, और तो क्या होना है ना। तो ये बेसिकली अपने पूरे के पूरे आयंस में टूट गए। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन सॉल्ट की। कोऑर्डिनेशन सॉल्ट हमारे पास है A4FeCN6। अब मुद्दे की बात ये है कि जब हम इसे आयनिक फॉर्म में तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे, तो ये बेसिकली बनता है 4K+ आयंस एंड FeCN6। यानी कि मिलना तो यार देखो, यहां पे एक Fe, एक सल्फेट, दो अमोनियम, एक सल्फेट, 1 2 3 4 5, 5 आयन मिलने चाहिए थे, मिले ना, 5 आयन मिलने चाहिए थे, 5 आयन मिल गए। यहां 4 पोटाशियम, एक Fe और 6 साइनाइड, यानी कि 4 और 1 5 और 6 11 लोग मिलने चाहिए थे। मिले कितने? मिले हमें सिर्फ 5, 4 पोटाशियम के और एक ये बड़ा सारा बंदा, कोई दिक्कत। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसके आयंस को फर्दर, जो यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, जिसकी कोऑर्डिनेशन एंटिटी, इस चीज को कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हैं, जिसकी कोऑर्डिनेशन एंटिटी को फर्दर आयंस में स्प्लिट नहीं किया जा सकता, एटलीस्ट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस पे तो नहीं किया जा सकता। अब देखो केमिस्ट्री में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं करने को, तो फिर हम सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना। पर क्यों नहीं कर पाए, क्यों हम इसको सेपरेट नहीं कर पाए? बिकॉज साइनाइड का Fe के साथ यहां एक रिश्ता है, एंड उस रिश्ते का नाम है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ठीक है ना। यहां इसका इसके साथ कोई बॉन्ड नहीं बना था, इसका इसके साथ आयनिक, इसका इसके साथ आयनिक,
एंड आयनिक जो होता है वो पानी के अंदर क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। इसके साथ क्या था, आयनिक, तभी ये डिसोसिएट हो गया, ये अलग डिसोसिएट हो गया। पर इसका क्या था, इसका आपस में क्या था, इसका था कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक ऐसा रिश्ता है जो पानी में डिसोसिएट नहीं होता। इज दैट क्लियर? तो यहां अगर ये बॉन्ड डिसोसिएट नहीं होता तो ये फर्दर आयंस नहीं बनेंगे। एंड दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंपाउंड इज नोन एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फाइन, आप इसे तीनों का मतलब समझ आ गया। सिंपल सॉल्व तो एक जिसके अंदर एक केटायन आयन है, डबल मतलब जिसके अंदर दो हैं, ठीक है ना, या दो तरह के केटायन बन गए हैं, ठीक है ना। एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है, यहाँ और भी बहुत सारे एग्जांपल है, ठीक है ना, यहाँ आप और बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो। आप यहाँ पे पोटाश एलम का एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है ना, K2SO4 डॉट Al2SO4 थ्राइस डॉट 24 वाटर, मतलब बेसिकली पोटाश एलम ले सकते हो, कार्मेलाइट ले सकते हो, कितने एग्जांपल ले सकते हो डबल सॉल्ट में, तो ठीक है ना। एंड देन हमारे पास है कोऑर्डिनेशन सॉल्ट। अभी अभी हमने काफी ज्यादा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स लिखे थे, उसमें एक बात ध्यान देने वाली है कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, अब ये फर्दर नहीं टूटेगा भाई, इसके बाहर वाले टूट जाएंगे, ये अंदर से नहीं टूटेगा, कोई दिक्कत? फाइन। तो अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, थोड़ा सा इसके बारे में और पढ़ते हैं। लेट्स हैव इट। सो बेसिकली कोई भी एक कंपाउंड लेके लिखते हैं, CO NH3 6 Cl3, ठीक है ना, कोई दिक्कत? फाइन। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखो ये जो जितना स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ गया, इस चीज को बोला जाता है कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ठीक है ना, या फिर इसका एक और नाम है दैट इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये जो बंदा है इसको बोला जाता है सेंट्रल मैटेरियल, जनरली डी ब्लॉक का बंदा होता है, ठीक है ना। जनरली डी ब्लॉक का बंदा क्यों होता है? क्योंकि इनके पास खाली ऑर्बिटल है, इनकी भूख है। ये लोग क्या कह सकता हूं, बहुत निहायत ही गरीब लोग हैं जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। फाइन, कोई दिक्कत? एंड ये चीज जो है अमोनिया, जिसको हम एक्चुअली में लुईस बेस बोल रहे हैं अब तक, ठीक है ना, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इनकी लैंग्वेज जो है वो बदल के बन जाती है लीगेंड, ठीक है ना। लीगेंड इज एक्चुअली में लुईस बेस, ठीक है ना। पर देखो याद रखिए हर चीज का अपना एक नाम होता है, ठीक है ना। फाइन, जैसे बड़ी सिंपल सी बात है कि मैं आप लोगों के लिए आरजी हूं, किसी अपने दोस्तों के लिए मैं राहुल हूं, आज अपने घर पे मतलब मेरा अपना नाम है, ठीक है ना। तो यार जहां मतलब जिसका जैसा नाम वैसे ही प्रोनाउंस करना चाहिए। तो अल्टीमेटली NH3 जो है वो लुईस बेस है जो अपना लोन पेयर दे रहा है, पर वो यहाँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लीगेंड के नाम से जाना जाता है। वो बंदा जो अपना लोन पेयर देता है दैट इज नोन एज लीगेंड, ठीक है ना, कोई दिक्कत? फाइन। एंड अगर जब हम इसके आयन स्प्लिट करेंगे, देखो बड़ी सिंपल सी बात है, तो ये क्या बनता होता है? तो आयन सिर्फ यही बने ना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऑपोजिट क्या बना, सिर्फ यही आयंस बने, इसलिए इनको बोला जाता है काउंटर आयंस। क्या बोला जाता है? काउंटर आयंस, यानी कि जो आयनिकली अलग हो सकता है, जो आयनिकली सेपरेट हो सकता है, उसे क्या बोला जाता है? ये काउंटर आयन। जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर से आयनिकली अलग हो सकता है दैट इज नोन एज काउंटर आयन, ठीक है ना, कोई दिक्कत? अब उसके बाद ये जो चीज है इसको बोला जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर, पर इसको मारेंगे स्टार मार्क, बिकॉज हर बार ये गिनती ऐसी ही हो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आप कोऑर्डिनेशन नंबर को लिख के रखेंगे नंबर ऑफ लोन पेयर्स डोनेटेड,
फाइन। अब यहां तो ये 6 ही कोऑर्डिनेशन नंबर है, क्यों? क्योंकि हर अमोनिया एक ही लोन पेयर दे रहा है। सपोज कोई ऐसा बंदा होता जो 2 लोन पेयर देता, तो यहाँ पे 6 की बजाय वो 12 आंसर होता। हालांकि 12 नहीं हो सकता, पर वहां पे सपोज यहाँ पे 2 लिखा होता और ये एक बंदा 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता हो, 2 पेयर दे सकता होता, तो 4 आंसर आ जाता। समझ पा रहे हो? यहां तो ये बंदा सिर्फ एक ही लोन पेयर दे सकता है, पर अंदर ऐसे भी तो बंदे हो सकते हैं ना जो 2-2 लोन पेयर दे सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं जो 4 लोन पेयर दे सकते हैं। तो अल्टीमेटली आपको ये नहीं गिनना कि यहाँ नंबर कितना है, आपको ये गिनना है कि नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं। पर यहाँ कोई लफड़ा नहीं है, बिकॉज हर अमोनिया सिर्फ एक ही लोन पेयर दे सकता है, एंड अमोनिया हमारे पास 6 लगे हुए हैं, तो 6 ही हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर है। पर हर बार ही ये नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर आए ये जरूरी नहीं है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर पे स्टार मार्क लेना है। थोड़ा सा ध्यान रखना है क्या कि लोन पेयर कितने दिए हैं ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि अंदर वाला बंदा 2 लोन पेयर या 3 लोन पेयर या 4 लोन पेयर दे रहा हो, तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अगर हम इसके ऊपर कोऑर्डिनेशन ये सारे के सारे के ऊपर हम चार्ज निकाल के देखें, तो यार यहाँ पे +3 चार्ज आ जाएगा। अगर मैं आपको निकाल के बताऊं, यहाँ पे ये सारी चीज को सॉल्व करके बता देता हूं। इसके ऊपर -1 चार्ज है, 0 है, ये x आ गया, x + 0 - 3 = 2। सो ये अल्टीमेटली +3 चार्ज आ गया है हमारे पास, ठीक है ना। सो x का चार्ज कितना आ गया है? 3 चार्ज आ गया है सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर। ये चार्जेस निकालने तो बहुत आसानी से आते हैं, ठीक है ना, फाइन। बिकॉज अभी अगर 12 तक जाते जाते कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तक पहुंचते पहुंचते ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकालना आ रहा, तो बहुत दिक्कत वाली बात है। फिर जेई और नीट में कहां तक पहुंचेंगे? कोबाल्ट को x ले लिया, अमोनिया के ऊपर चार्ज है नहीं है, 0 है, क्लोरीन के ऊपर -1 है, पूरा सॉल्व किया तो ये आ गया 3। ये बेसिकली क्या है इसका? ऑक्सीडेशन नंबर। कोई दिक्कत? तो ध्यान रखेंगे जितना स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है उसे हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन एंटिटी और स्फीयर, जो कि फर्दर आयंस में डिवाइड नहीं हो सकता है। ये वाली चीज सेंट्रल मेटल एटम है, जो कि जनरली डी ब्लॉक का बंदा होता है। ये जो अपना लोन पेयर दे रहा है इसको लिगेंड बोलते हैं, ठीक है ना। एंड ये जो बंदा जो आयनिकली सेपरेट हो सकता है इसे काउंटर आयन बोलते हैं। ये जो नंबर लगा हुआ है इसे कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, बिकॉज जरूरी नहीं है कि अंदर वाला बंदा एक ही लोन पेयर दे, हो सकता है वो 2 दे दे। तो हमें एक्चुअली में कोऑर्डिनेशन नंबर में ये ध्यान रखना होता है कि लोन पेयर कितने दिए हैं, ठीक है ना। एंड ये उसके ऊपर आ गया ऑक्सीडेशन नंबर। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत ना हो। कल के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे इस बंदे के साथ, बिकॉज लीगेंड्स बहुत तरह के होते हैं, लीगेंड्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, लीगेंड्स के नाम क्लियर होने बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज देन ही हम IUPAC कर पाएंगे। पर उससे पहले बहुत नेचर के लीगेंड, जैसे अभी अभी मैंने बात करी, ये एक तरह का लीगेंड है जो एक लोन पेयर दे रहा है। ऐसे भी लोग हैं जो 2 दे सकते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो 4 दे सकते हैं, तो फिर उनको क्या कहते हैं? ऐसे भी लोग हैं जो दे 4 सकते हैं पर देते 2 हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो 2 दे सकते हैं 2 ही देते हैं, जो 4 दे सकते हैं पर 2 दे रहे हैं, जो 2 अलग अलग जगहों से दे सकते हैं। तो लीगेंड्स की बहुत ज्यादा वैरायटीज हैं, ठीक है ना। उन सब वैरायटीज के बारे में हम अपने कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। दिस वाज इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इस तरह के कंपाउंड को बोलते हैं जिसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट है, जिसके आयंस को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता ये हम बात कर चुके हैं, बिकॉज ये लोगों के बीच में एक रिश्ता है जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। एंड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड लुईस एसिड एंड बेस के बीच का एक ऐसा रिश्ता है जो बेसिकली तब बनता है अगर एक बंदा अपना लोन पेयर देने को मान रहा हो और दूसरे बंदे के पास खाली ऑर्बिटल हो। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत? सो दैट इज ऑल अबाउट द फर्स्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर। मिलते हैं अपने कल के लेक्चर में जिसमें हम बात करेंगे लीगेंड्स के बारे में। टिल देन पढ़ते रहिए, लगे रहिए, मैं आपके साथ हूं। बेस्ट ऑफ लक।